अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने कैश बुक का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बाद वन कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक पढ़ा था। टू कॉलम को डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं और उसके ऊपर हमने एक सैंपल क्वेश्चन किया था दोनों कैश बुक के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम थ्री कॉलम कैश बुक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पेपर के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट की जाती है। थ्री कॉलम कैश बुक को करने के लिए हमने जो क्वेश्चन लिया है वो सेकेंडरी कॉमर्स 1989 रेगुलर एंड प्राइवेट के पास पेपर से ये क्वेश्चन लिया है। इसमें हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन में आपको किस किस तरीके की चीजें दे सकता है, उसको ट्रीट कैसे करेंगे और कॉलम हमारे पास थ्री कॉलम कैश बुक के इनके फॉर्मेट क्या बनेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में गया हो मार्च 1 1989 खालिद ब्रदर हैड कैश ऑन हैंड, यानी कि उनके पास बैलेंस में कैश जो मौजूद है वो कितना है 5000 है। ये क्वेश्चन बेसिकली ओपनिंग बैलेंसेस के साथ है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा उसमें बैलेंसेस नहीं होंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट होगी। एंड कैश इन बैंक रुपीस 2000, बैंक के पास कितना कैश है 2000, यानी कि बैंक बैलेंस इनके पास 2000 मौजूद है। ड्यूरिंग द मंथ दे कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मार्च के मंथ में ये जो बैलेंसेस है ये तो फरवरी से है, मार्च के मंथ में इन्होंने क्या क्या ट्रांजैक्शन की वो ये आपको बता रहे हैं। मार्च 4 कैश सेल्स रुपीस 6000, मार्च 5 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीस 7000, मार्च 9 कैश परचेजेस 3000, मार्च 14 पेड वेजेस इन कैश रुपीस 500, 17 मार्च received cash rupees 540 from Hamid Seth in full settlement of their account of rupees 600, 20 March received check for rupees 1000 from Zahid and deposited the same into bank. March 22 Mr. Khalid withdrew from bank rupees 2000 for personal use. March 26 purchase office supplies for cash rupees 100. March 28 issued a check payable to Mr. Saif for rupees 800 in full settlement of his account of rupees 840। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक एक ट्रांजैक्शन मैं दोबारा भी पढ़कर उसको रिकॉर्ड करके समझाता जाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। उसके अलावा हमारे पास कुछ नई ट्रांजैक्शन आएंगी जैसे कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है कि अपोजिट, वो चीज जो कि दोनों साइड को इफेक्ट करती है, यानी कि वो रिसीव साइड पर भी आएगी और पेमेंट साइड पर भी उसका इफेक्ट शो हो रहा होगा। तो अगर फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हम ओनर का नाम लिखते हैं दैट इज खालिद ब्रदर्स। थ्री कॉलम कैश को मंथ कौन से फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31 1989। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपका रिसीव का कॉलम होता है और इधर पेमेंट का कॉलम होता है। रिसीव साइड के ऊपर आपके पास जो कॉलम है जैसे सिंगल कॉलम था उसके अंदर सिर्फ कैश था, डबल कॉलम के अंदर डिस्काउंट और कैश था, थ्री में आपके पास बैंक भी ऐड हो गया। तो डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, सेल डिस्काउंट, कैश, बैंक एंड ऑन द अदर हैंड यानी कि पेमेंट साइड पर भी आपके ये तीनों कॉलम्स होंगे यानी कि परचेज डिस्काउंट, कैश और बैंक। इस चीज का फर्क आप देखिए, सेल डिस्काउंट जो है वो क्या है, हम नॉर्मली इसको ट्रीट करते हैं एक्सपेंस। ये बेसिकली कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट, रिसीव साइड आपकी डेबिट साइड है, पेमेंट साइड परचेज डिस्काउंट इसको हम नॉर्मली इनकम बोलते हैं। ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है यानी कि एक्सपेंस को कम करने वाला। तो इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। बाकी इसकी जो ट्रांजैक्शन आएगी उसको उस वक्त भी डिटेल से बताऊंगा। कैश और कैश दोनों सेम नेचर के हैं, यहां आएगा तो बढ़ेगा, वहां जाएगा तो कम होगा। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट इस साइड आएगा और यहां से जाएगा या यहां रिकॉर्ड होगा तो मतलब कैश आपका बैंक से कम हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, कैश ऑन हैंड यानी कि आपका बैलेंसेस गिवन है मार्च 1 के, तो मार्च 1 आप बैलेंसेस की हेडिंग डालकर पर्टिकुलर्स में या इस तरीके से भी लिख सकते हैं अलग-अलग। कैश ऑन हैंड 5000, कैश है इन बैंक 2000। आप बैलेंसेस लिखकर भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। कैश में आपके पास 5000 मौजूद है, बैंक बैलेंस आपके पास 2000 रुपीस मौजूद है। ये तो आपके बैलेंसेस थे। इसके बाद हम
सबसे पहले कह रहे हैं मार्च 4 में कैश सेल्स ₹6000। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैश बुक के अंदर आपने कैश का आना और जाना देखना होता है। कैश सेल्स, कैश पर आपने सेल किए, जब सामान बेचा तो कैश आएगा, इसका मतलब रिसीविंग हुई है तो रिसीव साइड पर रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्च 4 की जो ट्रांजैक्शन है वो कहां पर रिकॉर्ड होगी, रिसीव साइड। कैश सेल से कैश आया है कितने रुपीस से, 6000 से, तो आप क्या लिख देंगे 6000। किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, सेल्स की है और आपके 6000 रुपए आ गए। पहली ट्रांजैक्शन आपकी हो चुकी है। फॉर द सेकंड ट्रांजैक्शन मार्च 5 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹7000। आपके पास जो कैश था वो आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया। अब आपको ये बात मालूम है कि कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया तो आपके पास से कैश फिलहाल के लिए कम हो गया। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। बैंक के अंदर पैसे डाले तो इसका मतलब बैंक भी एसेट है, एसेट बढ़ गया। तो कैश की वजह से बैंक बढ़ रहा है, बैंक की वजह से कैश कम हो रहा है, तो अपोजिट नेचर हुआ, तो ये कॉन्ट्रा है। तो इसका मतलब ये एंट्री दोनों साइड पर रिकॉर्ड की जाएगी। तो इसको मैं बिल्कुल अलग कलर से दरमियान में लिखूंगा ताकि आपको बात वाज़ेह हो जाए। दैट इज मार्च 5 कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक बढ़ गया यानी कि बैंक में रिसीविंग हुई कितने की, 7000 की, यानी कि बैंक बढ़ गया किसकी वजह से, यहां पर आपने किसका इफेक्ट लिख दिया है, कैश का। एंड ऑन द अदर हैंड मार्च 5 को भी कैश कम हुआ कितने से भाई, 7000 से, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो पीआर के कॉलम में आप यहां पर इसी के सामने सी और यहां पर सी कॉन्ट्रा लिख देते हैं, दैट इज अपोजिट, यानी कि दोनों साइड इफेक्ट। यहां पर बैंक बढ़ रहा है कैश की वजह से, तो ऑन द अदर हैंड उसको उलट देखेंगे, मीनिंग है कि कैश कम हो रहा है बैंक की वजह से। तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। इसके बाद मार्च 9 में क्या कह रहे हैं कि कैश परचेजेस ₹3000 की आपने कैश परचेजेस किए। जब कुछ खरीदते हो तो कैश आता नहीं बल्कि जाता है, इसका मतलब ये क्या है, पेमेंट है। तो मार्च 9 की जो ट्रांजैक्शन है वो कहां रिकॉर्ड होगी, यहां पर कैश पर परचेज किए 3000 का, तो कैश में से 3000 कम हो जाएंगे किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। तो आप अकाउंट लिख देंगे परचेजेस। ये बिल्कुल टी अकाउंट जैसे बनाते हैं आप कैश का, उसी तरीके से इसकी ट्रीटमेंट चीजें होती है, बस इसके अंदर कॉलम ज्यादा होते हैं। उसके बाद मार्च 14 पेड वेजेस इन कैश, पेड का वर्ड है मतलब पेमेंट हो रही है, क्या वेजेस इन कैश ₹500। आप वेजेस पे कर रहे हैं अपनी लेबर को मार्च 14, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस की वजह से आपके पैसे चले गए, वेजेस एक्सपेंस बाय ₹500। तो ये तो आसान सी बात थी। इसके बाद जो है वो न्यू ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो ना हमने फर्स्ट कॉलम कैश बुक में पढ़ी ना ही सेकंड कॉलम कैश बुक के अंदर पढ़ी। मार्च 17 को कहते हैं रिसीव्ड। जब रिसीव्ड की बात हुई तो मतलब ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही यहां होनी है, यानी कि रिसीव साइड पर। अच्छा भाई क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया 540 का, 540 रुपए आपने रिसीव किए। किससे भाई, हामिद सन से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹600। क्या मतलब हुआ भाई कि आपने हामिद एंड सन्स एक कस्टमर था, इस अकाउंट, उसका अकाउंट आपके पास कितना था, 600 रुपए का। 600 रुपए आपने रिसीव करने थे, यानी कि रिसीवेबल था। आपने उससे कितने रिसीव कर लिए, 540। तो कितने का डिफरेंस रहा बीच में इन दोनों के दरमियान, दैट इज 60 रुपीस डिफरेंस। 60 रुपए का जब डिफरेंस है, इसका मतलब यहां पर दूसरा वर्ड भी यूज कर दिया, इन फुल सेटलमेंट। दोनों में सेटलमेंट हो गई, यानी कि खालिद ब्रदर और हामिद सन जो इनका कस्टमर है, इनमें सेटलमेंट हो गई कि राजी हो गए कि डिस्काउंट आपको हम दे रहे हैं। तो हामिद सन से आपने डिस्काउंट, सॉरी हामिद सन को आपने डिस्काउंट दे दिए, यानी कि पैसे 600 रिसीव करते थे और रिसीव कितने किए, 540, और सेटलमेंट हो गई। आगे कोई पेमेंट रिसीव नहीं होगी, इसका मतलब 60 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो आपने कैश रिसीव किया
है तो कैश में आपके पास कितना आ जाएगा 540 और 60 रुपए का आपके पास हो गया डिस्काउंट। तो दोनों का मिलाकर आपके पास क्या हो गया 600। अगर मैं इसकी आपको एंट्री समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कस्टमर को धार पर सेल करा था तो सेल्स क्रेडिट की एंट्री बनाई होगी 600 से और अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है बढ़ता है तो डेबिट होता है 600 से आपने डेबिट किया होगा। अगर रिसीविंग की बारी आई तो आपने उससे कैश रिसीव किया कितना 540 का और सेटलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, अकाउंट रिसीवेबल एसेट कम होता था क्रेडिट होता है। डेबिट साइड पर 60 रुपए की कमी है, मैंने पहले बताया सेल डिस्काउंट की नेचर क्या होती है डेबिट, तो डिफरेंस में 60 रुपए का आपके पास बैलेंस आ जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल की वजह से आपके पास 540 रुपीस आ गए और 60 रुपए का डिस्काउंट अवेल हो गया। और हमेशा को यहां पर आप लिख देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, पूरा मैंने नहीं लिखा और ब्रैकेट में आप कस्टमर का या अगर सप्लायर हो तो उसका नाम लिखेंगे आप लोग लाजमी, ताकि पता चले कि किसका अकाउंट है। हाँ ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मार्च 20 को रिसीव चेक, आपने चेक रिसीव किया कितने का 1000 रुपीस का चेक रिसीव किया फ्रॉम जाहिद एंड डिपॉजिटेड द सेम टू बैंक। रिसीव किया ये बात तो तय है कि आपने ये 20 मार्च की ट्रांजैक्शन रिसीव साइड पर रिकॉर्ड करनी है। चेक रिसीव किया, चेक आया और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्यों भाई, रिसीविंग होगी, अकाउंट रिसीवेबल होगा, तो यहां तो अकाउंट क्या आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। कौन सा है भाई, जाहिद साहब ने उनसे 1000 रुपीस का चेक रिसीव किया। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि चेक जब आप रिसीव करते हो जब तक डिपॉजिट नहीं करवाते आप उसको कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि जब तक बैंक में जमा नहीं करवाया तो बैंक तो बढ़ेगा नहीं। तो लेकिन यहां पर क्या हुआ, रिसीव किया, डिपॉजिट द सेम, उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया। इट मींस ये चीज कैश में नहीं आने वाली बल्कि कहां जाएगी, बैंक में। आपका बैंक बढ़ जाएगा बाय रुपीस 1000। ठीक है जी। उसके बाद मार्च 20 को मिस्टर खालिद ने वो विड्रॉ फ्रॉम बैंक से पैसे निकालने विड्रॉ करने कितने 2000 रुपए फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए बैंक से निकालने, पेमेंट हो रही बैंक से, मतलब पैसे कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे जो कि ट्रांजैक्शन है आपकी मार्च 22 की। ड्रॉ पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग की है, ड्राइंग की वजह से आपके पास से 2000 रुपए कहां से कम हो गए, बैंक से। अगर वो बैंक में बोलता कैश बोलता तो कैश से 2000 रुपए आपके कम हो जाते। उसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन के परचेज का मतलब आपने कोई चीज खरीदी, मतलब पेमेंट भी होगी तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा। क्या खरीदा भाई, ऑफिस सप्लाई फॉर कैश पर 100 रुपए। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी मार्च 26 की यहां रिकॉर्ड होने वाली है। इसकी वजह से आपका 100 रुपीस का कैश कम हो रहा है। ऑफिस सप्लाईज आपने खरीदा, आप इसकी जब जनरल एंट्री बनाते हो सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट बनाते, कैश क्रेडिट का मतलब कैश जा रहा है कम हो रहा है, यानी कि पेमेंट हो रही है 100 रुपीस से, तो आपका कैश कम हो गया रुपीस 100। लास्ट ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं, इशूड अ चेक, आपने चेक इशू किया, चेक कहां जाएगा, बैंक में जाएगा, तो बैंक का होगा ये बात तो बताइए। इशू का मतलब पेमेंट हुई है, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन यहां नहीं बल्कि यहां रिकॉर्ड होगी पेमेंट साइड में। अच्छा, चेक पेबल टू पेबल था किन साहब का, मिस्टर सैफ साहब का, यानी हमने उनको पेमेंट कर नहीं दिया, कुछ खरीदा होगा 4 रुपीस 800, हमने उनको चेक इशू किया 800 रुपए का इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट ऑफ रुपीस 840। यानी कि जो सैफ साहब है बेसिकली उनसे जब हमने माल खरीदा था, यहां पर मैं आपको एंट्री बनाकर कर देगा, परचेजेस माल जो खरीदा था वो 840 का खरीदा था और हमारी लायबिलिटी जो बढ़ गई थी अकाउंट्स में वो 840 की थी। अब जब पेमेंट देने की बारी आई तो हमने चेक इशू किया, चेक आ जाएगा बैंक, लायबिलिटी कम हो जाएगी, अकाउंट्स में डेबिट हो जाएगा, अकाउंट्स में 840 से कम होगा। लेकिन जो आपने चेक इशू किया बैंक आपका जो कम हुआ 800 से हुआ, कम हो गया।
40 रुपए की, तो ये किसके खाते में जाएगा? परचेज डिस्काउंट। यानी कि आपको 840 पे करने थे, 800 किए, आपने डिस्काउंट अवेल कर लिया। जब आप डिस्काउंट अवेल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परचेज डिस्काउंट कहते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे अकाउंट्स पेबल किन साहब का? मिस्टर सेठ साहब का। और यहां पर डिस्काउंट आपने अवेल किया है 40 रुपीस का, और बैंक क्योंकि चेक इशू किया था, यहां पर 800 रुपीस आप बैंक के कॉलम में लिख देंगे। तो यहां पर 800 प्लस 40 इज इक्वल टू अकाउंट्स पेबल, दैट इज 840। तो तमाम आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। रिकॉर्ड यहां पर जगह नहीं थी, मैंने रिकॉर्ड इसका लिखा नहीं, रिकॉर्ड इसके दो थे, वो ये कह रहे थे पहले रिकॉर्ड में आप बैलेंसेस पुट करें, यानी कि इसके अंदर कैश बुक के अंदर, और उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको आप लिख दें कि वो रिसीव साइड पर आएंगे या पेमेंट साइड पर आएंगे। और उसी के बाद सेकंड रिकॉर्ड में था कि आप इसके बैलेंसेस निकालें। ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली, बैलेंसेस पुट कर दिए, ये पहला रिकॉर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड के बैलेंसेस निकालेंगे। अब जब हम बैलेंसेस निकालते हैं तो पहले तो दोनों साइड का हम कर लेते हैं टोटल। सेल डिस्काउंट का जो टोटल है वो सेल डिस्काउंट एक ही था, उसका टोटल आया 60। कैश का अगर टोटल करें 5000 प्लस 6000 11,540 यानी कि टोटल कैश आपके पास 11,540 आया है। बैंक की बात करें तो 2 और 1 3 और 7 इज इक्वल टू 10,000 रुपीस का कैश आपके पास आया है। 10,000 से आपका बैंक बड़ा है, ऐसे आप कह सकते हैं। और अगर पेमेंट साइड की बात करें, यानी कि आपके पास से कैश गया कितना है या कम कितना हुआ है, तो यहाँ पे भी टोटल आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम डिस्काउंट की बात करें, यहाँ पर पहले टोटल लिख देते हैं। डिस्काउंट की बात करें तो 40, कैश आपके पास से हो गया 7,000 प्लस 3,000, 7 और 3 10 और 500 प्लस 100 10,600 रुपीस आपके पास से कैश चला गया, कमी हुई। आया इतना था, गया इतना है। डिफरेंस देखेंगे कितना बचेगा? 2,000 और 800, 2,800 रुपीस आपके पास बैंक से पैसे गए हैं, ठीक है ना, कमी हुई है क्योंकि पेमेंट साइड पर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पर जो बड़ी अमाउंट होती है उसको आमने सामने लिखा जाता है। तो आपके पास यहां पर जो डिस्काउंट्स हैं वो तो दोनों अलग हैं, वे एक दूसरे को कट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की नेचर अलग है। इस वजह से इनके बैलेंसेस ना भी लिखें तो चलेगा। इसको आप डी अकाउंट के अंदर क्लोज कर देते हैं इसके लिए। उसके बाद कैश और कैश सेम नेचर है, यहां पर आपको करना पड़ेगा कि कौन सी साइड बड़ी है, 10,540 या 10,600 है। इसका मतलब बड़ी अमाउंट कितनी है? 11,540। ज्यादा कैश आया है 11,540, तो ये दोनों साइड लिखेंगे। बैंक की बात की जाए 10,000 क्या है, 2,800 है। इसका मतलब क्या होगा? 7,200 का डिफरेंस है, तो 10,000 दोनों साइड लिखा जाएगा, यानी कि कैश आपके पास ज्यादा आया है, नेगेटिव में आप नहीं गए हैं। तो जो बड़ी साइड होती है बैलेंस बीडी वहां नीचे लिखा जाता है, दैट इज बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट मंथ। ये मार्च का बीडी, मार्च अप्रैल 1। तो 11,540 में से आप माइनस करेंगे 10,600, तो 4,000 ये वाले, और 4 और 5 940 आपके पास कैश बचा है, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड इधर ऊपर आप क्या लिख देते हैं? बैलेंस सीडी। सीडी से बना क्लोजिंग 940, क्लोजिंग इसका इस मंथ का, दैट इज मार्च 31।
मार्च 31 का क्लोजिंग कितना है कैश का 940, यानी कितने रुपीस बचे हैं अप्रैल में आपने 940 रुपए से शुरुआत करनी है। बैंक का बैलेंस अगर चेक करें तो 10,000 में से 2,000 आपने माइनस किए 8,000 बचे, 800 मजीद माइनस कर दिए तो 7,200 रुपीस आपके पास बच गए। 7,200 का बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी आपके पास दोनों साइड पर आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ की शुरुआत आपने बैंक बैलेंस कितने से शुरू करनी है 7,200 से, यानी कि फरवरी से जो आपका बैंक का बैलेंस आया था और कैश का बैलेंस आया था, कैश का 5,000 आया था, बैंक का 2,000 आया था। अब जो मार्च के बाद अप्रैल के अंदर बैलेंस आएगा कैश का वो 940 होगा और बैंक का जो होगा वो 7,200 होगा, यानी कि कैश के अंदर कमी आई है इस मंथ में, बैंक के अंदर जो हुआ है बैंक के बैलेंस में वो इजाफा हुआ है। आई होप कि आपको 3 कॉलम का ये जो पहला लेक्चर है हमारा वो लाजमी पसंद आएगा। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।